Hi friends, I am Kalyan Gani Pandan back with another video on the 5th chapter of our human geography book, that is primary activities. So let's begin this chapter. So the very first line of our chapter is that human activities which generate incomes are known as economic activities. This means कि human activities like any activity जो आपके पापा कर सकते हैं, मेरे पापा या फिर कोई भी इंसान जो करता है through which income is income is coming या फिर income generated वो activity है, that comes under economic activity. Now, economic activities are broadly classified into primary, secondary, tertiary. Later on, we will discuss on all these activities. With this, there are quaternary activity as well as quinary activity also. So, this chapter is, the main focus in this chapter is about primary activities. So, let's begin primary activities. So, primary activities are the activities which are completely dependent on the environment. ऐसी एक्टिविटीज जो आपको मतलब उसमें आपको कोई बाहर की चीज नहीं चाहिए हो, कोई मशीनरी इतनी नहीं चाहिए हो, मतलब उसको आप करो ना तो वो आप डायरेक्ट वो नेचर से करो, मतलब कंप्लीटली वो आपकी मतलब इन्वायरमेंट के बिना या फिर नेचर के बिना हो ही नहीं सकती है. तो ऐसी एक्टिविटीज जो होंगी जो उनको इन्वायरमेंट नीडेड है या फिर नेचर नीडेड है, दैट इज नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज. सो इसके आप एग्जाम्पल देखो, फार्मिंग हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, हंटिंग हो सकता है, गैदरिंग हो सकता है, फॉरेस्टिंग हो सकता है, पेस्टोरलिज्म. So these are all the activities which comes under the primary activity. So here in our book it is written that primary activities, मतलब people who are engaged in primary activities are known by red collar worker. And the reason written in the book is that due to their outdoor nature of the work. It can be like कि मे भी हो सकता है ये वर्ड शायद अमेरिका से कहीं से आया हो. So because of that people जब बाहर जाते थे काम करने के लिए तो they work under the direct sun rays. So मे भी उनकी body red हो जाती होगी. That's why they are known as red collar worker. So okay, now the first topic of our book is hunting and gathering. Of our chapter is hunting and gathering. So hunting and gathering are the primary activities which are मतलब जो बहुत पुराने समय से चलती आ रही है. मतलब जो प्रिमिटिव लोग थे या फिर जो एंशियंट टाइम में जो पुराने जमाने में जो लोग थे, सबसे पहले अगर उन्होंने कोई एक्टिविटी करना स्टार्ट किया था तो दैट वाज हंटिंग एंड गैदरिंग. व्हाई? बिकॉज दे हैव टू सस्टेन इन द लाइफ, मतलब उनको अर्थ में सस्टेन करना ही था, अपने आप को जीवित रखना. तो सो फॉर दैट वो उनके पास वहाँ पे कोई टास्क करने को नहीं होता था. अगर वो देखते थे कि कोई एनिमल जा रहा था तो उसको वो हंट कर लेते थे एंड वो उनका भोजन बन जाता था. और गैदरिंग का मतलब होता है कि हंटिंग में बताओ वहाँ पे मतलब ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे हार्श क्लाइमेट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं करती है. अगर ग्रो भी करती है तो वो खाने लायक नहीं होती वेजिटेशन. तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं लाइक फिशिंग हो सकती है या फिर एनी एनिमल, तो वहाँ पे लोग उसकी हंटिंग कर देते हैं. एंड इन गैदरिंग इट इज लाइक कि नेचर हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, लाइक फ्लावर हो गए या फिर लीव्स हो गए या फिर फ्रूट्स हो गए, तो लोग उसको गैदर कर लेते थे, उसको इकट्ठा कर लेते थे एंड यूज एंड जस्ट नॉट यूज फॉर देयर ईटिंग. विद इन गैदरिंग वो उन चीजों का अपना घर बनाने में यूज करते थे, कपड़े पहनने में. यार मतलब हम लोगों ने देखा होगा कि लोग कहीं कहीं पे पत्तियां पहनते थे, पुराने जमाने में तो पत्ती पहनी जाती थी, तो दे यूज दैट लीव्स एंड उसका वो अपने कपड़ों में इस्तेमाल कर देते थे. ओके, सो दिस इज हंटिंग अबाउट हंटिंग एंड गैदरिंग. एंड नाउ it is written in our book that gathering is practiced in some places. and आप देखोगे on the page number 32 of your NCERT कुछ मैप में वो डार्क places है, that are the places which in which areas they are the areas of subsistence gathering. so जो gathering की practice होती है यहाँ पे in high latitudinal zones they are practiced in North Canada, Northern Eurasia and Southern Chile. low latitudinal zones में they are practiced in Amazon basin, tropical Africa, interiors of Southeast Asia. ओके, तो जो गैदरिंग और हंटिंग होती है ना, इसमें बहुत स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, आसानी से हो सकता है. लाइक कि बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो हर चीज मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हर टास्क करना. तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं, वी कैन सी इन नागालैंड और इन उत्तराखंड या फिर एनी प्लेस जहाँ पे लोग अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं. बट हंटिंग इज नाउ इलीगल, दैट इज नोन एज पोचिंग. ओके, विद दिस पैस्टोरलिज्म. तो पैस्टोरलिज्म मतलब कि हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ होगा कि लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि जो हंटिंग एक्टिविटी है वो अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है. मतलब आप हंटिंग करोगे इवन बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट भी हुए हैं, वो गायब हो गए क्योंकि लोगों ने हंटिंग करी और वो अब रहे नहीं. इवन देखो ना, ब्लैक डियर्स टाइगर्स भी कम हो रहे हैं. तो उनके दिमाग में आया होगा कि हंटिंग करना इज लाइक कि एक टाइम पे ऐसा होगा कि सारे एनिमल्स खत्म हो जाएंगे. तो उनके दिमाग में ये थॉट आया कि हम क्यों ना एनिमल्स को जो हमारे सराउंडिंग में है उनको डोमेस्टिकेट कर लें, अपना मतलब पालतू एनिमल बना लें और फिर रिले करें उन पे, मतलब फॉर फूड या फॉर क्लोथ्स, फॉर मिल्क, फॉर एवरीथिंग वट एवर दे नीड. सो पैस्टोरलिज्म इज मतलब यही होता है हर्डिंग. नाउ पैस्टोरलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नोमैडिक हर्डिंग एंड कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग.
तो जो नोमैडिक हर्डिंग होता है या फिर पेस्टोरल नोमैडिज्म होता है, दिस इज बेसिकली समथिंग विच इज लाइक अ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी, जो सिर्फ सबसिस्टेंस खुद के लिए होती है। इसमें क्या करते हैं, वो जो हर्डर होता है वो रिले करता है कंप्लीटली ऑन एनिमल फॉर देयर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट एंड टूल, एवरीथिंग। तो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइफ स्टॉक एंड ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन। कोई भी हो सकते हैं, लाइक हम लोग ने पढ़ा होगा पहले गुज्जर बाकरवाल थे, भूतियास थे, सो दे वर लाइक दिस। ओके, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स रखे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। लाइक in Africa, cattle are the most important livestock, while in Sahara and Asiatic desert, sheep and goats and camel are reared. Okay, in the mountainous areas of Tibet and India, yak and llamas are, and in the Arctic and subarctic area, reindeers are the most important animal. तो जो pastoral nomadism है ये पूरी तरीके से associated है 3 important regions के। They are core region extends from Atlantic shores of North Africa eastward across the Arabian Peninsula into Mongolia and central China. The second region is that extends from the tundra region of Eurasia, and in southern hemisphere there are small areas in southwest Africa and on the island of Madagascar. I know this is some bit of like tricky या फिर difficult कि कैसे याद करोगे इतना सारा, कि मतलब इस चैप्टर में एक्चुअली है ही ऐसा, मैंने जो पढ़ा था तो इतनी सारी तो एक्टिविटीज है इसमें, प्लांटेशन और डेयरी वगैरह और सबके अलग अलग एरिया हैं। तो बाय रिवाइजिंग दिस चैप्टर, मतलब आपके पास बहुत टाइम होगा तो रिवाइज कर करके आपको ये याद हो जाएगा। ओके, सो अब इसमें एक टॉपिक आया है दैट इज ट्रांसह्यूमेंस। व्हाट इज दिस ट्रांसह्यूमेंस? ट्रांसह्यूमेंस इज द प्रोसेस इन विच, अगर जैसे कि गर्मी होती है, ओके, तो आप प्लेन्स में रह रहे हो और गर्मी हो रही है तो आपको मतलब इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि क्लाइमेट अच्छा नहीं है, वेजिटेशन अच्छी नहीं हो पाएगी उस टाइम पे। तो जो लोग होते थे वो अपने लाइफ स्टॉक, अपने एनिमल्स, अपने जो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे उनको लेके वो माउंटेन्स पे चले जाते हैं। एंड जब विंटर्स होती है तो वहां पे उनका क्लाइमेट अनफेवरेबल हो जाता है, तो वो नीचे आ जाते हैं, और जैसे यहाँ पे गर्मी होती है तो वो ऊपर चले जाते हैं। तो मतलब मूवमेंट, मतलब ये सीजनेबल मूवमेंट होता है, इसी को हम लोग ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। Here it is written that this is the process of migration from plain area to mountains during summer and from mountains to plains areas during winters. The tribes of Bakarwals, Gaddis, Bhutias, Gujars of Himalayas and nomadic herders of tundra region do transhumance. Okay, now the next thing is commercial livestock rearing. आप इस वर्ड से समझ सकते हो, जब कॉमर्शियल आ गया दैट मीन्स कि थोड़ा लार्ज स्केल पे हो रहा होगा, क्योंकि कॉमर्शियली होना है तो मतलब यहाँ पे अर्निंग होगी कुछ पैसे की। तो दिस इज अ प्रैक्टिस एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर, ये मोस्टली वेस्टर्न कल्चर में होता है, एंड मोर ऑर्गेनाइज एंड कैपिटल इसमें ज्यादा लगती है, कैपिटल इंटेंसिव होता है, एंड ये वास्ट रैंचेस पे होता है, बड़े बड़े एंड एरिया में होता है, दैट आर परमानेंट। नाउ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी विद एम्फेसाइज ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ केयर इज ऑल्सो डन। किसका? एनिमल्स का, क्योंकि एनिमल्स का होता था। इसमें प्रोडक्शन ऑफ मीट होता है, वूल होता है, हाइट्स इज डन एंड एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट। ओके, कि किसी कंट्री में अगर हो रहा है तो वहां से जो प्रोडक्शन आ रहा है वो मीट का हो सकता है, वूल का हो सकता है, मिल्क का हो सकता है, उसको फिर पूरे वर्ल्ड मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नाउ यू कैन सी दैट शीप, कैटल, गोट एंड हॉर्सेज आर रियर्ड इन द रैंचेस। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, साउथ वेस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेंट्रल एशिया आर मेजर सेंटर्स ऑफ कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। यू नीड टू रिमेंबर दिस कैन बिकम within 1 mark MCQ या किसी चीज में आ सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वी नो इट इज फार्मिंग, खेती। तो एग्रीकल्चर जो होती है वो भी डिफरेंट टाइप्स में या फिर डिफरेंट सिस्टम में डिवाइडेड है। बाय बिकॉज जो हम लोग खेती करते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ खेती होती है वो लार्ज स्केल लेवल पे होती है, सम फार्मिंग्स आर डन ऑन द स्मॉल लेवल, मतलब वो कम प्लेस पे होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं पे लेबर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं, कहीं कहीं पे जस्ट फैमिली मेंबर्स या फिर एक ही इंसान काम करते हैं, कहीं कहीं पे मतलब ग्रोइंग क्या 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 उसमें ग्रो किया जा रहा है उस पर भी डिसाइड करती है। तो ऑन सच बेसिस बिकॉज ऑफ डिफरेंट फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक reasons, conditions, that is why agriculture is divided into some parts. इसमें हमारे जो दे रखा है फर्स्ट वन दैट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज वन विच द फार्मिंग एरियाज कंज्यूम्स ऑल, मतलब कि जो उसमें वहाँ पे खेती करते हैं फार्मर्स होते हैं, बेसिकली वो अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प की वजह से करते हैं, और उसमें जितना भी प्रोड्यूस होता है वो जरूरी नहीं कि वो बेच रखे, वो नियरली सो सब कुछ वो अपने कंजम्पशन के लिए ही यूज करते हैं। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो 2 पार्ट्स में ग्रुप्ड है या फिर 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड है, दैट आर
primitive subsistence agriculture and intensive subsistence agriculture. Firstly, see primitive subsistence agriculture. So this type of agriculture is also known as shifting cultivation, and it is widely practiced in many tribes in the tropics, especially in Africa, South and Central America and Southeast Asia. Here on the page number 35 you can see the map. जो डार्क एरियाज है you can see it's simple. So जो ये वेजिटेशन है, इसको हम लोग, इसमें जो वेजिटेशन आती है इसको क्लियर करने के लिए, क्लियर वो लोग फायर से करते हैं, और जो उसकी ऐश होती है उसको ये लोग ऐड कर देते हैं सॉइल में टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है इसी वजह से, बिकॉज वो फायर से, ऐश से मतलब उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज जूमिंग कल्टीवेशन. और अब इसकी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम क्या हो रही है आजकल ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दैट कि इसकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो लॉस होती जा रही है, तो लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है. जूमिंग इसको इसलिए कहते हैं, लाइक कोई प्लेस है वहाँ पे फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ उस जो जगह है वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो गई, खत्म हो गई, तो नाउ दे विल मूव टू अदर प्लेसेस. अब वो अगली जगह जा रहे हैं, वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, मे बी दे विल रिटर्न बैक टू दैट सेम प्लेस जहाँ से वो गए थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उस जगह से किसी और जगह चले जाए. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, लाइक वो घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, तो मतलब दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज झूमिंग. और इसके अलग अलग नाम है, लाइक झूमिंग इसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया में कहते हैं, मिल्पा इसको सेंट्रल अमेरिका में कहते हैं, एंड मेक्सिको में भी इसको मिल्पा कहते हैं, और लद्दाख इसको इंडोनेशिया एंड मलेशिया में कहते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. नाउ द नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. ये जो एग्रीकल्चर है ये लार्जली फाउंड होती है इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, जहाँ पे मानसून एशिया या फिर मानसून अच्छी होती है, क्योंकि बेसिकली जो ये होती है ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है. जो फर्स्ट वन है दैट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन. अब आप समझ सकते हो जब यहाँ पे वेट पैडी कल्टीवेशन हो गया, पैडी मीन्स राइस, तो यहाँ पे पानी की जरूरत तो होगी, तो दैट्स वाई ये मानसून एरिया रीजन में ज्यादा होती है. सेकेंड वन इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, मतलब राइस के अलावा जो क्रॉप्स होते हैं उनकी. तो फर्स्ट वी विल सी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन. सो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ये जो होती है इसमें राइस क्रॉप्स होते हैं, एंड इनकी जो लैंड होल्डिंग्स होती है बहुत कम होती है, क्योंकि हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है इसमें, मतलब डेंसिटी ज्यादा होती है, लोग ज्यादा होती है पॉपुलेशन की, तभी इसकी जो लैंड होल्डिंग्स होती है वो कम होती है. फार्मर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, मतलब वो फार्मर्स जो होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर इसमें काम करते हैं, और यूज ऑफ मशीनरी इज वेरी लिमिटेड. और जो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होते हैं या वो डन होते हैं बाय मैनुअल लेबर, मतलब हाथ से जुताई, इरिगेशन, पानी देना या दैट ऑल थिंग. फार्म यार्ड्स मैन्योर इज यूज टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और इस टाइप के एग्रीकल्चर में जो ईल्ड पर यूनिट एरिया होता है दैट इज हाई, पर लेकिन नहीं पर है, बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो. Okay, in the intensive subsistence agriculture dominated by wet paddy cultivation, the yield per unit area, मतलब yield जितना निकल रहा है पर यूनिट एरिया से that is high, लेकिन per labor productivity is low. मतलब per labor productivity मतलब कि जरूरत नहीं होती है इतनी, लेकिन काम कर रहे हैं लोग, तो per labor productivity जो होती है वो लो होती है, कम होती है, मतलब और भी कर सकते हैं लेकिन वो लो होती है. Now intensive subsistence agriculture dominated by crops other than paddy. सो इसमें क्या होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन रिलीफ, मतलब कैसी लैंड है, क्लाइमेट अलग होता है, सॉइल अलग होता है, तो या फिर कुछ और भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो सकते हैं. इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो पैडी इन एवरी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड या फिर इन द पार्ट ऑफ मानसून एशिया, मतलब क्योंकि खेती वो चावल की खेती करने के लिए अलग अलग टाइप के मतलब मौसम कहीं होते हैं, तो वहाँ पे वो नहीं उग सकता है, राइस नहीं उग सकता है, दैट्स वाई अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं. जैसे कि wheat, soybean and barley and sorghum are grown in northern China, Manchuria and North Korea and North Japan. इंडिया में wheat ग्रो होती है. वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में मिलेट्स आर ग्रोन इन ड्राई पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया. और जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इस टाइप की एग्रीकल्चर की वो सिमिलर है लाइक इन द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की. फैमिली वर्कर काम करेंगे, मैनुअल लेबर ज्यादा होता है, मशीन का कम यूज होता है, एंड यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो. Okay, so this was all about the agriculture, which type of subsistence agriculture, जिसके 2 parts होते हैं, primitive subsistence agriculture, yes, and the second one is intensive subsistence agriculture. Intensive subsistence agriculture के 2 part होते हैं, जो एक dominate होता है by rice, wet paddy, and जो dominate होता है other than paddy. Now what I am thinking is that
that I will make a second part over this chapter because ये chapter थोड़ा बड़ा है and इसको भी खत्म करते हैं क्योंकि इसके और भी टॉपिक्स बचे हैं. So I will make a second part over this chapter. Okay, so आपने मेरी वीडियो देखी होगी, पक्का कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा. एंड अगर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक टू माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thank you, bye bye, and we'll meet again in the second part of this chapter.